अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है फंडामेंटल फोर्सेस के बुनियादी तौर पर हमारे पास कितनी टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं। फंडामेंटल टाइप्स यानी बुनियादी टाइप्स जो हमारे पास फोर्सेस की वो कौन सी हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। इसमें पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, इलास्टिक। फिर हमने पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, फिर मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ा, फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को जनरल हमने डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक है मेरा बेटा उसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर कितनी नेचर के जो है वो फोर्सेस पा जाती हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के लिहाज से हमारे पास 4 तरह की जो फोर्सेस हैं वो पाई जाती हैं। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एवरी फोर्स कम्स अंडर एनी ऑफ दिस फोर्सेस। जितनी भी ये फोर्स है ये दूसरी फोर्सों के जो है वो एक नीचे आती हैं। बात करना चाह रहा है, असल में कह रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं ना, इन फोर्सेस से दूसरी फोर्सेस मिलके बनती हैं। यानी ये बुनियादी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से दूसरी फोर्सेस का वजूद है। अगर ये फोर्सेस ना हो तो दूसरी फोर्सेस भी मौजूद नहीं होंगी जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो पहली हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस टॉपिक के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाए जाए। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि जैसे कि हमारे पास जो एप्पल है वो ड्रॉप करता है ट्री से, तो ये यहाँ पर अर्थ और इस एप्पल के दरमियान एक फोर्स है जो इसे नीचे की तरफ फेंकती है। जैसे हमें बॉल को, मेरे पास बॉल है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि यहाँ पर आपको समझ आ जाए आसान साफ बना के। ये बॉल थी, मैंने उसे अपवर्ड फेंका तो एक सर्टन पॉइंट पर जाके ये नीचे की तरफ आती है। ये ऊपर की तरफ ही नहीं जाती रहती, बस एक सर्टन पॉइंट पर आके ये नीचे की तरफ आती है। वो यहाँ पर इसकी जो फोर्स थी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है और यहाँ पर एक फोर्स लगती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे ज़मीन की तरफ खींचती है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरह के हमारे पास सन और हमारे पास मौजूद प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट में मूव कर पा रहे हैं, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ के दरमियान मून मूव कर पा रहा है तो वो क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लगेगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो मून की वजह से होगी, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड जो सन की होगी वो सन की वजह से। तो कायनात में मौजूद हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो अट्रैक्शन जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो हमारे पास क्या है, ड्यू टू मैस, उसका कुछ जो मैस है उसकी वजह से वो हमारे पास क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। इसको हम पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस इन अ प्रीवियस सेक्शन। वी ऑफन टॉक अबाउट द फोर्सेस। इट इज़ अ वीकेस्ट वन अमंग ऑल द फोर्सेस। ये सबसे कमज़ोर फोर्स है बीइंग लॉन्ग रेंजेस। हालांकि ये हमारे पास जो है लॉन्ग रेंजेस है। मेरे पास इधर मैथ्स पढ़े हों तो इधर भी मैं यहाँ ये जो बात मैंने की ना ये ऐसे ही है। जैसे देखो चांद का और हमारी अर्थ का कितना डिस्टेंस है, ये सन का हमारी अर्थ से कितना डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस के बावजूद भी ये लग रही है। अब सन मेरे ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। मून जैसे आप देखा होगा पानी के अंदर, आपने कभी सुना होगा कि जब हमारे पास जो है वो 14वीं रात होती है, हमारे पास जब मून पूरा निकला होता है तो समुंदर में सफ़र से गुरेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मून है ना वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिस वजह से आपके समुद्र के अंदर लहरें पैदा होती हैं। तो जब पूरा मून जो है अर्थ के पास आया होता है ना, असल में करीब आया होता है रोटेशन के अंदर, तो वहाँ पर लहरें तेज़ होती हैं जिस वजह से समुद्र में सफ़र करने से गुरेज किया जाता है, मना किया जाता है कि उस दिन हमारे उस जो रात होती है वहाँ पर सफ़र ना किया जाए क्योंकि वहाँ पर लहरें बहुत तेज़ हैं। क्यों वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक हो गया। अब एक्सटेंड टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस अमंग इट बीकर्स एंड बिकम वीकर एंड वीकर। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है तो ये वीकर होना शुरू हो जाती हैं और अगर जितने डिस्टेंस पास होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया डिटेल के साथ। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, फिर हमने इसका फार्मूला देखा। अगर मैं फार्मूला दोबारा दिखाऊँ आपको तो देखो इसका फार्मूला ये था कि F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर, यानी दो ऑब्जेक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ये देखो यहाँ पर
अगर मैं दोबारा दिखाऊँ आपको तो ये देखो यहाँ पर ये जो मैसेज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के, यानी जितने ज़्यादा मैसेज होंगे प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी फोर्स। बट फोर्स जो है वो 1/r² है, यानी हमारे पास जितना कम हमारे पास r होगा, डिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अगर r ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो ये इन्वर्सली रिलेशन के अंदर है। ठीक हो गया, ओके जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जनरल जो कंसेप्ट था इसका समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ये दो टाइप्स में बनती है, एक इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली, एक मैग्नेटिक वजह से, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वजह से, दोनों कम्बिनेशन की वजह से, दोनों को कंबाइन करके जो फोर्स लगती है वो हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। असल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट यानी स्टैटिक ना, हमारे पास डायनेमिक्स जो था, करंट जो फ्लो करता है। देखो तुम लोगों को समझाता हूँ ये चीज़ क्या होती है, पहले ही समझ लो। यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली दोनों को कंबाइन कर कर हमने एक फोर्स बना दी जो हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब समझो कि मैंने जो बात की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की और डायनेमिक्स की, देखो मेरी बात समझो इस चीज़ को। ये देखो मेरे पास एक चार्ज है जो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, यानी मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। देखो ये रुका हुआ है, ये क्या है, रेस्ट पर है, तो ये क्या है, स्टैटिक है। ये दूसरे चार्ज पर रुके हुए पर फोर्स लगाएगा। बट जब चार्ज मूव करता है ना, मूव करता है तो ये एक ताकत पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैग्नेट जो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करता है ना, इसी तरह से जब चार्ज मूव करेगा ना, तो जब चार्ज मूव करता है उसे हम कहते हैं करंट। आप तुम्हें पड़ेगा करंट, ठीक है। ये जो चार्ज मूव करता है ना तो अपने गिर्द मगनातीसी ताकत पैदा करता है। तो जो जब कोई तार होती है वो ऐसे मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है जैसे मगनातीस करता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, कहता है इट इज़ अ फोर्स दैट काजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास जो है, एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के कम अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी हमारे पास जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ी वो वाली टाइप और मैग्नेटिक फील्ड टाइप जो है, इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो यहाँ पर भी हमने ये देखा था कि यहाँ पर इनका इफेक्ट जो है वो सेम तरह का था। बट यहाँ पर ड्यू टू चार्ज था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था ना, ऐसे ही था ना। देखो यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये था पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इधर भी तो ऐसे ही था कि एस रिपेल ईच अदर हमारे पास और एन रिपेल ईच अदर। और अगर एस और एन हो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कर गए, अट्रैक्ट। तो यानी कि इनका इफेक्ट तो सेम ही था दोनों का। तो इस वजह से हमने कहा कि ये क्या है, दोनों को यूनिफाइड कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, जिसे हमने नाम कह दिया जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ओके हो गया। तो these are long range forces, the area in which the forces act are called electromagnetic fields। तो ये जो फोर्स जिस फील्ड में लगेगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, यानी इसकी जो ताकत है, जो फोर्स है जो लग रही है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से और हमारे पास जो है जी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती हैं, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। ये आपने इसको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की समझ आ गई होगी कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को और मैग्नेटिज्म फोर्स को इकट्ठा करके जो है वो स्टडी करेंगे तो हमारे पास कहलाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फोर्स काज ऑल केमिकल रिएक्शंस, इनकी वजह से हम तमाम केमिकल रिएक्शन जो है वो भी स्टडी करते हैं। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, इस वजह से एटम्स, मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल्स हैं वो भी जुड़े होते हैं। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इट इज़ अ पॉसिबल काज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेस के ऊपर हम लोग जो हैं वो काज प्रोड्यूस करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा जैसे कि आपने बुलेट ट्रेन देखी होगी, तो बुलेट ट्रेन भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसके ऊपर ही वर्क कर रही है। आपने देखा होगा कि हैवी कंटेनर्स जो होते हैं, इतने बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर इतना सामान होता है, उसको क्रेन के द्वारा जो है ऊपर उठाया जाता है, क्रेन की मदद से।
तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो फोर्स है उसको एज ए यूज़ करती है, तो जिस वजह से इसको जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेती है और इसको ऊपर उठा के ले जाती है। तो मतलब ये कि इसकी बेशुमार जो है आपकी डेली लाइफ में जो है वो एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अब इसी तरह से मैं आपको एक और देता हूँ, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आजकल के दौर में अपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा पहले हम लोग जो मोबाइल चार्जर पिन लगाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली मोबाइल को जो है वो एक जो पैड्स होता है उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। जब उसके ऊपर मोबाइल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज होना शुरू होता है। तो उसके अंदर भी हमारे पास यही इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा था ना आपको कि हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था कि हम लोग इनको अगले टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर उसने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्स में डिफरेंस क्या है, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी होती हैं, इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास एटम है उसमें मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो हमने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वापस में रिपेल करते एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। तो वो फोर्सेस जो इन पॉजिटिव चार्जेस को जोड़े रखता है, एक जो हमारे पास जो है न्यूक्लियस के गिर्द है ना बाउंड्री के अंदर रखता है, जोड़े रखता है, वो हमारे पास क्या है जी, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। बट जनरली हम लोग बात करें क्योंकि ये दूर दूर भागेंगे ना, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, वो तो वहीं पड़े रहेंगे। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस दूर दूर भागते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो कि उससे जो है जोड़े रखता है वो हमारे पास क्या होती है जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब कहता है इट इज़ आल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है विद द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14, जिसका ऑर्डर क्या 10⁻⁻14, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस इंक्रीज, अगर हमारे पास डिस्टेंस इनके अंदर इंक्रीज होगा बिहाइंड इन द रेंज दिस फोर्स इज कास्ट टू एक्ट, तो हमारे पास इसकी जो कासिस है वो क्या हो जाएगी, एक्ट करेगी। यानी कि अगर तो इसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर में अगर न्यूक्लियंस होंगे तो हमारे वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी, अगर उससे बाहर होंगी तो उस पर इफ़ेक्ट उसका नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियंस कौन कौन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती हैं। स्पेशली प्रोटॉन्स हो क्योंकि उनके दरमियान सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे भागेंगे दूर दूर, बट उनको जोड़े रखने वाली जो ताकत है वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, जो लास्ट टाइप हमारे पास है वो कौन सी है जी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन टूटने को कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन तक जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन टूटना। फॉर एग्जाम्पल द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जीक्यूट्स द बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेस ऑफ द न्यूट्रॉन्स के अंदर से हमारे पास शुआएँ निकलती हैं, ताकतें निकलती हैं, वो कौन सी हैं, बीटा पार्टिकल्स, इन विच द न्यूट्रॉन ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन, जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, तब्दील हो जाता है। यानी कि जब हमारे पास न्यूट्रॉन टूटता है, जब वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है तो उससे क्या निकलती हैं, बीटा रेस, ताकत निकलती हैं। सादा हमारे पास करूँ तो नेगेटिव ताकत निकलती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनती हैं, एक न्यूट्रल न्यूक्लियन। तो जब नेगेटिव निकल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है। इन दिस प्रोसेस के अंदर बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जिसे हम पॉजिट्रॉन का नाम देते हैं, एंड अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, और हमारे पास बीटा पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। जैसे में वो पॉजिट्रॉन है, वो क्या है, पॉजिट्रॉन। बट आपको कभी बेसिक क्लासेस में हो तो आपने ऐसे रखना है कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो शेल्स के अंदर ही पाया जाता है। बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो बीटा पार्टिकल निकल रहा है ये भी नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, असल में वो पॉजिट्रॉन है, वो एक एंटी पार्टिकल है जो आपको बड़ी क्लास में जाकर स्टडी करोगे। बट आपने भी याद रखना है कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक हो गया जी।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेज रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम अक्कर, यानी जिसकी वजह से क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास 10 के -14 के ऑर्डर में जो आएंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के अंदर होंगी, बट जैसे ही ऑर्डर पड़ता है साइज ऑफ एटम बढ़ना शुरू हो जाता है। इन जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ती हैं ना, तो साइज ऑफ एटम बढ़ना शुरू होता है, तो वो बाउंड्री से बाहर निकलना शुरू होती हैं, तो वहाँ पर ताकत कम हो जाती है, जिस वजह से वो एग्जीक्यूट होना शुरू होती हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से वहाँ से शुआएँ निकलती हैं। तो वो फोर्सेस कहलाती है हमारे पास जो उसे टूटने में मदद देती हैं, वो कहलाती हैं जी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। होएवर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिर भी ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से कमज़ोर होती हैं। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के -17, ये हमारे पास क्या है, -17 के ऑर्डर के अंदर पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे पास जो हमने पढ़ा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े, उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान में जो डिफरेंस था, जो समझ थी, वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट पे एक टॉपिक है, इसके अंदर पोर्शन है यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, यानी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाइड किया गया, एक किया गया। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाकर एक ब्रांच बनाई ना, इसी तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर एक नई फोर्स का नाम दिया गया, नई फोर्स बनाया गया। वो किसने किया, वो नीचे लिखा गया है। और ये आपके लिए बड़ी प्राउड की बात है कि इसमें आप एक मौजूद आपका एक फेमस साइंटिस्ट जो कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, उन्होंने भी इसमें जो है अपना जो किरदार अदा किया। देखो जैसे लिखा हुआ यहाँ पे कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद 2 साइंटिस्ट जो हमारे पास क्या है, सेल्डन ग्लोशहोवा एंड स्वीटन विंगब्रिग, ठीक है, विनब्रिंग जो थे, अवेयर अवार्डेड इन 1979 नोबेल प्राइज़ मिला, नाम मिला उनको इन फिजिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एज इलेक्ट्रो वीक फोर्स, जिससे जो था इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, जिसे नाम क्या दिया गया जी, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। ऑल थाउट दीज फोर्सेस अपीयर्स टू बी डिफरेंट इन एवरी डे फिनोमिना, ये डिफरेंट फिनोमिना हैं, बट दी थ्योरी मॉडल देम एज अ 2 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम फोर्सेस। हालांकि देखा जाए दोनों चीज़ें डिफरेंट है, बट ये सेम चीज़ें हैं, सेम इफेक्ट इनका। इट इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व फॉर इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई एनर्जी, इसके इंटरेक्शन को देखने के लिए जो ऑब्जर्वेशन थी वो की गई थी बड़े हाई लेवल पर, हाई एनर्जी पर। तो सादा अल्फाज में अपने याद रखना है कि हमारे पास क्या था, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने और इनके साथ मौजूद जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इस चीज़ को यहाँ पे तस्दीक की थी, जिसको आप बड़ी क्लास में जाकर स्टडी करोगे। बस आपने यहाँ पे इतना याद रखना है कि इन्होंने एक नई, दोनों को मिलाकर जो था वो इनको दोनों को मिलाया और मिलाकर एक नया नाम दे दिया, जिसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का। उन्होंने बताया कि ये दोनों फोर्सेस हैं, इनका सेम काम है, सेम इफेक्ट है। किस तरह से, जिस तरह से हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो सेम तरह से बिहेव करती है, सेम इफेक्ट है। तो इस वजह से हमने कहा कि वो सेम फोर्स है, जिसको मिलाकर हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स था। इसी तरह से साइंटिस्ट ने, जिसमें अब्दुल सलाम थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ये भी एक तरह का ही बिहेवियर शो करती हैं। तो इस वजह से उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, जो नेचर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। आपने याद रखना है, 4 हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और इसके बाद हमने यूनिफिकेशन पढ़ी किस चीज़ की, इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस की। उनमें कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की फोर्सेस ने, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। इसके जो PDF नोट, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।